अगर आपको शहद जैसा मीठा परिणाम चाहिए तो मधुमक्खी जैसा एक रहना जरूरी है। देखिए कहा गया है कि यूनिटी यानी कि एकता में बहुत शक्ति होती है। अगर आपको एक लकड़ी सिंगल ऐसे दी जाए तो आप उसको मरोड़ के तोड़ देंगे, लेकिन अगर पतली पतली कई लकड़ियों का गट्ठर बना दिया जाए तो आपको इसको तोड़ने में जो है काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको यूनिटी यानी कि एकता बनाकर चलनी है पूरे भारत में। कहने का मतलब ये है कि देखिए आजकल जातिगत और कहा जाए धर्म के नाम पर जो है बहुत सारे लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, तो उसको देखिए नहीं करना चाहिए। हम लोगों को मिलकर रहना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म या जाति के हों। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 15 फरवरी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे। देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 10 ऐसे प्रश्नों पे चर्चा करेंगे जो कि आपकी आगामी सभी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 100% लगभग गारंटी है ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत ही सिलेक्टिव प्रश्न है ये सारे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कल के वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर भी बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल से ऐसे वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में ओडिशा की सरकार ने किस स्थान पर कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण करने की घोषणा की है। तो देखिए ये प्लेस आपका ओडिशा का भुवनेश्वर है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में अभी हाल ही में ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने घोषणा की कि ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जो आपका बीजू पटनायक पार्क है वहाँ पर जो है एक कोविड वॉरियर मेमोरियल का जो है निर्माण किया जाएगा। और देखिए जो आपका ये मेमोरियल यानी कि जो स्मारक होगा ये कोविड महामारी से लड़ते हुए अपनी जान गंवाने वाले कोविड योद्धाओं के द्वारा बलिदान और सेवाओं की पहचान करने के लिए किया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। और ओडिशा की बात करें तो देखिए यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक जी हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी। और दूसरा प्रश्न कि हाल ही में किसने अपने 50 साल के इतिहास में पहली बार अपने सैटेलाइट सेंटर को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया है। तो देखिए अभी हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि हमारा जो सैटेलाइट सेंटर है इसको अब जो है हम निजी कंपनियों के सैटेलाइट परीक्षण के लिए खोल रहे हैं, ताकि प्राइवेट कंपनियां भी अपनी सैटेलाइट बनाएं और वो इसका परीक्षण कर सकें हमारे सैटेलाइट सेंटर पे। और देखिए इसको अलाउ करने के बाद ही अभी हाल ही में जो आपका दो स्टार्टअप्स हैं, भारत के दो स्टार्टअप कंपनियां निजी क्षेत्र की, जिनका नाम है स्पेस किड्स इंडिया और पिक्सल। इन दोनों ने भी हाल ही में इसरो के यूआर राव सैटेलाइट सेंटर से अपना एक एक परीक्षण किया था। तो इसको याद रखिएगा। और इसरो की बात करें तो देखिए इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवन जी। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस नेता के खिलाफ संसद में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया गया। तो देखिए विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव अभी हाल ही में राहुल गांधी के खिलाफ लाया गया है। क्यों, मैं पूरी घटना को आपको डिटेल में बताऊंगा और सारे फैक्ट बताऊंगा जो एग्जाम में पूछाएंगे। देखिए बिहार में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के लिए 2 मिनट का मौन रखा संसद में। और इसके बाद फिर जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं संजय जायसवाल और पीपी चौधरी, इन दोनों ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक अस्वाभाविक व्यवहार दिखाया है और उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव संसद में फिर पेश किया गया। और ये जो आपका विशेषाधिकार हनन है ये होता क्या है और कैसे इसका उल्लंघन होता है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। देखिए जितने भी सांसद होते हैं उनको व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं जो उन्हें अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाने के लिए बाध्य करते हैं। यदि कोई भी सदस्य विशेषाधिकारों का या फिर अधिकारों का अवहेलना या फिर दुरुपयोग करता है तो तो इसको जो है विशेषाधिकार प्रस्ताव का उल्लंघन कहा जाता है। और ये प्रस्ताव जो है ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के लिए लागू है। कहने का मतलब है संसद में कुछ आपको राइट्स दिया गया है, उसका मतलब अधिकार का आप प्रयोग करके जो है अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन अगर बिना मतलब के मुद्दे को आप वहाँ पे उछालेंगे और उसके खिलाफ कुछ मतलब अजीब टाइप का व्यवहार करेंगे जो कि संसद के नियमों के खिलाफ है, तो आपके खिलाफ जो है ये विशेषाधिकार हनन का जो प्रस्ताव पेश किया जाता है। ठीक है। और एक खास बात और है, जो आपका ये विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव है ये प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के लिए लागू होता है। और देखिए विशेषाधिकार प्रस्ताव का उल्लंघन कब मनाया जाता है। देखिए संसदीय कानूनों के तहत विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव दंडनीय होता है। लोकसभा में इस प्रस्ताव का उल्लंघन अध्यक्ष के द्वारा देखा जाता है और राज्यसभा में
अध्यक्ष के द्वारा, देखिए राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, ठीक है, तो वो इस पर जो है ध्यान केंद्रित करते हैं, देखते हैं कि क्या मैटर है, कैसे विशेषाधिकार का जो है उल्लंघन किया गया किस नेता के द्वारा। और देखिए जो उल्लंघन की जांच होती है ये कैसे की जाती है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 105 के अनुसार विशेषाधिकार के उल्लंघन की जांच की जाती है, जबकि राज्य विधायिका के मामलों में अनुच्छेद 194 के अनुसार प्रस्ताव पारित किया जाता है। और ये लोकसभा में अध्याय 20 के नियम संख्या 22 के द्वारा भी शासित है, जबकि राज्यसभा के मामले में ये नियम पुस्तक के अध्याय 16 में नियम संख्या 87 द्वारा शासित है। और देखिए इस नियम के अनुसार नोटिस हाल ही की घटनाओं से संबंधित होना चाहिए, यानी कि कोई भी अगर राज्यसभा या फिर लोकसभा का सांसद होता है, अगर उस पर विशेषाधिकार प्रस्ताव का उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है, ठीक है, तो वो हाल ही के घटनाओं से संबंधित होना चाहिए, न कि 1 साल 2 साल पुराना मैटर होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए जो है सदन का हस्तक्षेप भी आवश्यक है। और देखिए अध्यक्ष की सहमति के बाद सदस्य जो है ये विशेषाधिकार हनन या फिर सदन की अवमानना के प्रस्ताव पर सवाल उठा सकता है कि भाई हमारे ऊपर ये आरोप क्यों लगा। और देखिए इसके बारे में नोटिस जो है ये सुबह 10 बजे से पहले जो आपके लोकसभा के अध्यक्ष हों या फिर राज्यसभा के सभापति हों उनको दिया जाना चाहिए। तो ये प्रोसेस है, इसको याद रखिएगा, आगे चल के आपके जो सिविल सर्विसेज वगैरह के एग्जाम होते हैं उनमें काम आएगा। चौथा प्रश्न की हाल ही में किस स्थान पर भारतीय नौसेना ने द्विवार्षिक ट्रोपेक्स अभ्यास का आयोजन किया। तो देखिए ट्रोपेक्स अभ्यास का जो आयोजन अभी हाल ही में हिंद महासागर में किया गया है, यानी कि इंडियन ओशियन में किया गया है। आपको बता दूं ट्रोपेक्स जो इसका पूरा नाम है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज, ठीक है। ट्रोपेक्स का पूरा नाम क्या है, थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। और देखिए इस अभ्यास का जो उद्देश्य है यह है वर्तमान भू स्थिर पर्यावरण के संदर्भ में एक जटिल बहुआयामी परिदृश्य में नौसेना की लड़ाकू तत्परता का परीक्षण करना। तो ट्रोपेक्स के बारे में रखिएगा, ये 2 साल में एक बार आयोजित होता है, ये द्विवार्षिक अभ्यास है। और ट्रोपेक्स का नाम है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। इसका अभी हाल ही में आयोजन किया गया था कहाँ पर, हिंद महासागर में। और पांचवा की हाल ही में किस योजना का विस्तार 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया। तो देखिए एक योजना है जिसका नाम है कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर, ठीक है। ये एक केंद्र सरकार की योजना है, यानी कि केंद्र प्रायोजित योजना है। और ये योजना जो है ये शुरू में 2010-11 के फाइनेंशियल ईयर में 7 राज्यों में शुरू की गई थी, और हाल ही में इस योजना को 31 मार्च 2021 तक के लिए जो बढ़ा दिया गया है। आपको बता दूं कृषि में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भारत में तेजी से विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से इस राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर को जो है शुरू किया गया था। कब, 2010-11 के वित्तीय वर्ष में। और इसका विस्तार कब तक के लिए हाल में किया गया है, 31 मार्च 2021 तक के लिए, ठीक है, यानी कि अगले महीने में 31 तारीख तक के लिए। तो कृषि में एक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना जो है केंद्र सरकार की योजना है, इसको याद रखिएगा। इसका विस्तार किया गया है अभी हाल ही में 31 मार्च 2021 तक के लिए। और देखिए जो आपका वार्षिकांक 2020-21 का पीडीएफ है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। पूरे 1 साल का जो करेंट अफेयर है पूरे डिटेल में आपको इसमें मिलेगा। और एक खास बात और है, देखिए अभी तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं उनमें 100% रिजल्ट आया है इस पीडीएफ को पढ़कर, यानी कि जितने भी करंट अफेयर हैं बच्चों को सारे के सारे मिल गए हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, पीसीएस का हो या फिर रेलवे का एग्जाम हो। तो काफ़ी अच्छी खबर है ये, और इसको आप डाउनलोड करके आप भी जो है 100% स्कोर कर सकते हैं। छठवां प्रश्न की हाल ही में किस तिथि को विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू किया गया। देखिए जो आपका विज्ञान ज्योति कार्यक्रम है इसका दूसरा चरण अभी हाल ही में 11 फरवरी 2021 को शुरू किया गया है। देखिए विज्ञान ज्योति कार्यक्रम क्या है, इस फोटो को देख के आप समझ सकते हैं। यहाँ पे एक लड़की है, लड़की के हाथ में क्या है, टेस्ट ट्यूब है, फ्लास्क है, और कई सारे साइंटिफिक उपकरण, ठीक है, यानी कि इसमें इंटरेस्ट जगाया जा रहा है विज्ञान के प्रति। तो आइए थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। देखिए जो आपका विज्ञान ज्योति कार्यक्रम है ये कार्यक्रम विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि 11 फरवरी के अवसर पर शुरू किया गया था। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम जो है लड़कियों को विज्ञान में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तथा उन्हें स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में करियर बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। और देखिए इस कार्यक्रम को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा दिसंबर 2019 में जो है लॉन्च किया गया था। सातवां प्रश्न की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है ये 14 फरवरी 2021 को किस या फिर किन राज्यों के दौरे पर थे। तो देखिए पीएम मोदी जो है ये 14 फरवरी 2021 को तमिलनाडु और केरल
दोनों राज्यों के दौरे पर थे, ठीक है। और तमिलनाडु और केरल में इन्होंने कौन कौन सी योजनाओं को जो है लॉन्च किया और किस योजना का शिलान्यास किया, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, तो ध्यान से सुनते रहिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2021 को तमिलनाडु और केरल का दौरा किया और इस दौरान कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इन्होंने तमिलनाडु में 9 किलोमीटर लंबे चेन्नई मेट्रो रेल चरण एक एक्सटेंशन का उद्घाटन किया, जिसकी लागत 293 करोड़ रुपए से अधिक है। और इन्होंने विल्लुपुरम, कुड्डलोर, मयिलादुथुराई, तंजावुर और मयिलादुथुराई के बीच 228 किलोमीटर के सिंगल लाइन सेक्शन के रेलवे विद्युतीकरण का भी उद्घाटन किया। और आपको बता दूं, इन्होंने जो है यानी कि पीएम मोदी ने ग्रांड एनीकट नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण, विस्तार, नवीनीकरण का शिलान्यास भी किया। ये कार्य जो आपका है नवीनीकरण वाला, ये 2640 करोड़ रुपए की लागत से पूरा होगा और 1000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ चेन्नई के पास थायूर में जो बनने वाले आईआईटी मद्रास की डिस्कवरी कैंपस की भी आधारशिला पीएम मोदी ने रखी अपनी यात्रा के दौरान। और देखिए, इन्होंने केरल में जो आपका बीपीसीएल है यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसके प्रोपलीन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल परियोजना का उद्घाटन भी किया। और ये परियोजना जो आपकी है, यह जो है एक्रेलिक एसिड और एक्रिलेट्स और ऑक्सो एल्कोहल का उत्पादन करेगा। और इसके साथ में इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान केरल में जो है, केरल के वेलिंगटन द्वीप कोचीन में जो है और रो वेसल्स का भी उद्घाटन किया। तो ये सारे उद्घाटन और शिलान्यास इन्होंने किए। पीएम मोदी ने किसकी लागत कितनी है, ये सारी डिटेल्स मैंने आपको डिटेल में बता दी है। और एक खास बात और है, देखिए जो आपका कोचीन बंदरगाह है केरल में, ठीक है, तो केरल के कोचीन बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का भी उद्घाटन इन्होंने किया अपनी यात्रा के दौरान। और केरल के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में मरीन इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान विज्ञान सागर का भी उद्घाटन किया गया। और पीएम मोदी के द्वारा इनकी यात्रा के दौरान कोचीन बंदरगाह पर साउथ कोल एक्सप्रेस के पुनर्निर्माण के लिए आधारशिला भी रखी गई। और पीएम मोदी ने 14 फरवरी को तमिलनाडु में अपनी यात्रा के दौरान चेन्नई में भारतीय सेना को अर्जुन मेन बैटल टैंक MK-1A को भी सौंपा। देखिए, जो आपका ये MK-1A टैंक है, इसको जो है स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है, विकसित किया गया है, निर्मित किया गया है, जो कि CVRDE और DRDO के द्वारा 15 शैक्षणिक संस्थानों, 8 प्रयोगशालाओं और कुछ MSMEs यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ मिलकर बनाया गया है। यानी बहुत सारे लोगों ने इसको मिलकर बनाया है, इस अर्जुन मेन बैटल टैंक MK-1A को, ठीक है। इसको इंडियन आर्मी को सौंपा चेन्नई में, कहाँ, चेन्नई में पीएम मोदी ने। और 8वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में 12 फरवरी 2020 को 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। देखिए, 12 फरवरी को जो है, जो आपका ताजिकिस्तान है, तो वहाँ पर जो है 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। देखिए, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखा देता हूँ डिटेल में। देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है ताजिकिस्तान और इसकी सीमाएं चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिलती दिख रही हैं। और ये तीनों हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे झटका लगेगा तो इसका असर जो है ये आपका पाकिस्तान या फिर चाइना होते हुए भारत में भी आएगा। तो देखिए, इस भूकंप का जो झटका है ये दिल्ली, NCR, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश में भी देखा गया, यानी कि महसूस किया गया। देखिए, भूकंप होता क्या है। देखिए, आमतौर पर भूगर्भीय फाल्ट यानी कि भ्रंश के टूटने के कारण भूकंप आते हैं, लेकिन ये ज्वालामुखी गतिविधि, भूस्खलन और परमाणु परीक्षण और खदान विस्फोटों के कारण भी हो सकते हैं। तो ये सारे कारण हैं भूकंप के। और भूकंप कितने प्रकार के होते हैं इसको अभी हम अगले पेज पे देखेंगे। अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ताजिकिस्तान की, जहाँ पर भूकंप आया था। देखिए, ताजिकिस्तान की कैपिटल है दुशानबे और करेंसी है ताजिकिस्तानी सोमोनी। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इमोमाली रहमोन और पॉपुलेशन यहाँ की है 93.2 लाख और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है ताजिक। देखिए, इस पेज पे आपको भूकंप के प्रकार दिख रहे हैं, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आराम से बिल्कुल बैठ के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं। 9वां प्रश्न की 7वें वेतन आयोग में पारिवारिक पेंशन के लिए ऊपरी सीमा को 45,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। देखिए, 7वां वेतन आयोग काफी चर्चा में रहता है, इसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे आज। देखिए, 7वें वेतन आयोग में जो पारिवारिक पेंशन था, इसकी ऊपरी सीमा को 45,000 रुपये पर मंथ से बढ़ाकर कर दिया गया है 1,25,000 रुपये प्रति माह, यानी कि पर मंथ। देखिए, ये निर्णय हाल ही में मृतक कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। और ये जो है परिवार के सदस्यों को पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा
प्रदान करने में भी मदद करेगा। देखिए पेंशन कब मिलता है, दो कंडीशंस होती हैं। यदि जो है जो नौकरी करते समय जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो उनका अगर देहांत हो जाता था किसी कारणवश, तो उनकी पत्नी को जो है पेंशन मिलता था। और अभी तो खैर पेंशन वगैरह सरकार ने बंद कर दी है, ये बहुत गलत किया। और पेंशन मिलना भी चाहिए, भले ही थोड़ा सा कम मिले लेकिन मिलना चाहिए, क्योंकि आदमी 60 साल तक एक ही संस्था को अपना पूरा जीवन दे देता है और उसके बाद उसको जीवन यापन करने के लिए जो बाद में भटकना पड़ता है कि हम कहाँ जाएं। तो पेंशन होना चाहिए। और पहले सरकारी नौकरी तो बचे यार, तब तो पेंशन मिलेगी आपको। लेकिन वैसे भी सरकारी नौकरियां उतनी भी कम नहीं हुई हैं कि आप निराश हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे जॉब्स हैं, आपको पता ही होगा, बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं अभी हाल ही में यूपीएससी में, एमपी में, बहुत सारे राज्यों में। ठीक है, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं 7वें वेतन आयोग के बारे में। देखिए जो आपका 7वां वेतन आयोग है, इसकी स्थापना सितंबर 2013 में की गई थी। और इस 7वें वेतन आयोग ने 1 जनवरी 2016 से इसके कार्यान्वयन प्रभाव के साथ अपनी सिफारिशों को प्रस्तुत किया था। इसको नोट कर लीजिएगा। और 10वां प्रश्न है कि 5 फरवरी 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $6.24 बिलियन की गिरावट के साथ कितना पहुंच गया है। देखिए अभी हाल ही में 5 फरवरी को जो डाटा रिलीज किया गया है, तो 5 फरवरी 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था, ये $6.24 बिलियन की गिरावट के साथ अब 538.94 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। देखिए विदेशी मुद्रा भंडार मतलब जो होता है, इसमें 4 चीज़ों को प्लस करके कैलकुलेट किया था इसको। पहला विदेशी मुद्रा संपत्ति, दूसरा गोल्ड रिजर्व, तीसरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ एसडीआर, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ के साथ रिजर्व की जो स्थिति है। तो यहाँ पे ये चारों अमाउंट आपको दिए गए हैं स्क्रीन पे, और इसको अगर आप प्लस करेंगे तो आपको ये वाला अमाउंट मिल जाएगा। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन डे पे। देखिए आज क्वेश्चन डे का जो पहला प्रश्न आपके लिए ये है कि अनफिनिश्ड जो है ये किसकी लिखी गई पुस्तक है, बताइए। दूसरा कि विश्व रेडियो दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है, आंसर बताइए। तीसरा कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, बताइए। चौथा कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, आंसर बताइए। पांचवा की टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेजेसी पुस्तक को किसने लिखा, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का क्राउन किसने जीता है, तो देखिए इसको जीता है मानसा वाराणसी ने। और दूसरा था कि विश्व रेडियो दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो देखिए इसको हम 13 फरवरी को मनाते हैं। और तीसरा था कि एगॉन लाइफ इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, तो देखिए इनका नाम है सतीश्वर बालाकृष्णन। और चौथा था कि हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में किस स्थान पर डाकुओं पर अपनी कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए एक अनूठा संग्रहालय बनाया गया, तो देखिए ये प्लेस आपका मध्य प्रदेश का भिंड है। और पांचवा था कि भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना किस स्थान पर स्थापित की जाएगी, तो देखिए ये प्लेस आपका लद्दाख है। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, तो तुरंत वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ में देखिए जो फेसबुक पेज की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम की, व्हाट्सएप की, इंस्टाग्राम की, ट्विटर की, इन सभी पे क्लिक करके आप इसको ज्वाइन भी करिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।